कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 7 जनसंपर्क साधन और जनसंचार समस्त सामग्री एनसीईआरटी से ली गई है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनको साधुवाद देते हैं। इसलिए भी इन जगहों से तथ्य लिए जाते हैं ताकि वे आंकड़े अधिकृत होते हैं और विभिन्न परीक्षाओं अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके दिए गए आंकड़े ही मान्य होते हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे भी अधिकृत पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करें, अधिकृत सामग्री का ही अध्ययन करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आप देखें यहाँ पर मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो खेल और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। उन्हें कभी-कभी जनसंचार, मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप है, आप देखें, पहले 2 कार्टून देख लें आप, एक यह है और यह दूसरा है। अब इसके बाद विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप किस पे उन्हें कार्य करना है। एक ऐसी दुनिया कल्पना करें जहाँ कोई टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन कुछ भी न हो। आप अपने किसी एक दिन के दैनिक क्रियाकलापों को लिखें, उन अवसरों का पता लगाएं जब आपने जनसंपर्क या जनसंचार के किसी न किसी साधन का प्रयोग किया हो। अपनी से पुरानी पीढ़ी के व्यक्तियों से पता लगाएं कि संचार के इन साधनों के अभाव में जीवन कैसा था। आप उस जीवन की तुलना अपने जीवन से करें। संचार प्रौद्योगिकियों का विकास होने से कार्य करने और खाली समय को बिताने के तरीकों में किस प्रकार का बदलाव आया है, चर्चा करें। मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रातः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियो या टेलीविज़न चालू करते हैं अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। उन्हीं परिवारों के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन पर यह देखने के लिए नज़र डालते हैं कि कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई है। अनेक नगरीय क्षेत्रों में नलसाज, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, रंगसाज और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग अपना एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं जिस पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानें एक छोटा टेलीविज़न सेट भी रखने लगी हैं। आने वाले ग्राहक दुकानदार से टेलीविज़न पर दिखाई जा रही फिल्म या क्रिकेट मैच के बारे में छिटपुट बातचीत भी कर लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से देश में रहने वाले अपने मित्रों एवं परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। नगरों में रहने वाले प्रवासी कामगार वर्ग के लोग भी गांव में रहने वाले अपने परिवारों से दूरभाष द्वारा नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। क्या आपने मोबाइल फ़ोनों के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फ़ोन विविध प्रकार के सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? क्या आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन दोनों पर उपलब्ध होते हैं? यही नहीं, अब यूपी बोर्ड या विभिन्न प्रांतीय बोर्ड की परीक्षाओं के भी रिजल्ट इंटरनेट और मोबाइल पर उपलब्ध हो जाते हैं। सच तो यह है कि इनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में सभी प्रकार के जनसंचार के साधनों का चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है। समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें इस वृत्ति के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में रुचि है। सर्वप्रथम जबकि हम वर्तमान संचार क्रांति की विशेषताओं को पहचानते हैं तो हमें कुछ पीछे जाकर विश्व में और भारत में आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि के रूपरेखा को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि किसी अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह ही मास मीडिया की संरचना और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों से निर्धारित हुआ है। उदाहरण के लिए हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में प्रमुख रूप से राज्य सरकार और विकास के बारे में उनकी सोच ने मीडिया को कितना अधिक प्रभावित किया है। 1990 के बाद से भूमंडलीकरण के दौर में बाजार को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दूसरा, हमें यह समझने में अधिक सहायता मिलती है कि समाज के साथ जनसंपर्क और संचार के साधनों के संबंध कितने द्वंद्वात्मक हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया की प्रकृति और भूमि
उस समाज द्वारा प्रभावित होती है जिसमें यह स्थित होता है। साथ ही समाज पर मास मीडिया के दूरगामी प्रभाव पर जितना बल दिया जाए थोड़ा होगा। हम इस द्वंद्वात्मक संबंध को उस समय देखेंगे और समझेंगे जब हम इस अध्याय के क औपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका, ख स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में, और ग अंततः भूमंडलीकरण के संदर्भ में, तीसरा जनसंचार संचार के अन्य साधनों से भिन्न होता है क्योंकि इसे विशाल पूंजी उत्पादन और औपचारिक संरचनात्मक संगठन और प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। तेजी से आप देखें बढ़ता हुआ सेल फोन बाजार। अब तो हर घर में सेल फोन, या ये कहें कि हर घर में लगभग प्रत्येक हाथों में सेल फोन आपको नजर आ जाएगा। 100% लोगों के पास अभी सेल फोन नहीं है, फिर भी इस प्रकार आप देखेंगे कि मास मीडिया की संरचना और प्रकार के लिए राज्य और अथवा बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। मास मीडिया बहुत बड़े संगठनों के माध्यम से कार्य करता है जिसमें भारी पूंजी लगी होती है और काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चौथा, इसका महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों के विभिन्न वर्ग के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसी तथ्य को पिछले अध्याय में डिजिटल डिवाइस की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ, पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रालय छपवाना के विकास के साथ हुआ। हालांकि बहुत से समाजों में मुद्रण कला का इतिहास कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छपने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया गया था। यह तकनीक सर्वप्रथम जोहान गुटनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई थी। प्रारंभिक छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रालय के प्रथम उत्पाद साक्षर अभिजात लोगों तक सीमित थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य में आकर जब प्रौद्योगिकियों, परिवहन और साक्षरता में और विकास हुआ, तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पत्र पढ़ने या सुनने को मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करने लगे और हम की भावना विकसित। आप देख लें, ये अखबार की प्रकाशन की स्थिति है। समाचार पत्र कैसे प्रकाशित होते हैं, इस मशीन में प्रिंटिंग प्रेस का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। इस संबंध में सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि इसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे वे भी एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे। इससे अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार एंडरसन के कथनानुसार हम राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह मान सकते हैं। यह देखें समाचार पत्र दफ्तरों में किस प्रकार से काम होते हैं, कार्य करने का तरीके। आप याद कीजिए कैसे 19वीं सदी के समाज सुधारक अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा है। इसका उद्भव भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए संस्थागत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़क उपायों का खुलकर विरोध करने वाली राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया और फिर उसे सही दिशा दी। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। इसका एक उदाहरण इल्बर्ट बिल 1883 के विरुद्ध आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी, मराठी, मातृभूमि मलयालम, अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को औपनिवेशिक सरकार की अप्रसन्नता सहनी पड़ी, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा और औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग करते रहे। आप देखें, हालांकि राजा राम मोहन राय ने पहले भी लोगों ने कुछ समाचार पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ कर दिए थे, परंतु राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला भाषा में 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी सर्वप्रथम और फारसी में 1822 में प्रकाशित मिरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिसमें राष्ट्रवादी एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता था।
फर्दूनजी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने 1822 में ही बॉम्बे समाचार नामक एक दैनिक पत्र शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में बंगला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में 1861 में हुआ। द पायनियर इलाहाबाद में 1865, द मद्रास मेल 1868, द स्टेटमेंट कोलकाता में 1875, द सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर में 1876 में शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य यानी सरकार के स्वामित्व में था, इसलिए उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्त नहीं किया जा सकते थे। यद्यपि समाचार पत्र एवं फिल्में दोनों में स्वायत्तता थी, लेकिन ब्रिटिश राज उन पर कड़ी नजर रखता था। अंग्रेजी या देसी भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत व्यापक रूप से नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनके वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था, क्योंकि खबरें और सूचनाएं वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक केंद्रों जैसे बाजारों तथा व्यापारिक केंद्रों और न्यायालयों तथा कस्बों में पढ़ी जाती थी। पत्र पत्रिकाओं प्रिंट मीडिया में जनमत के विभिन्न आयाम होते थे, जिनमें स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए जाते थे। ये विभिन्न विचार भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जारी रहे। आप ये देखें किस प्रकार से चर्चाएं होती है। कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है और अन्य लोग बैठ करके सुन रहे हैं। ये काफ़ी पहले की स्थिति जब लोग पढ़े लिखे कम थे। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया। स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। मीडिया की यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था। विभिन्न विकास के कार्यों में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। तब मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसे सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा, फेथ हीलिंग जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए एक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्त चित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमाघरों में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था, ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। रेडियो रेडियो जो 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई में अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के जरिए भारत में शुरू हुआ था। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया, जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। क्योंकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदारी माना जाता था। आप देख लें क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पहले 2 दशकों में जो लोग पढ़े हुए हैं, उनकी पीढ़ी में से अपने किसी परिचित व्यक्ति से उन वृत्त चित्रों के बारे में पूछें जो उन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले नियमित रूप से दिखाए जाते थे। उनकी यादों को लिखें। आप देखें आगे। इसलिए आप देखें अमिता राय बाद में मलिक, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में डिस्क जॉकी के रूप में। ये तस्वीर रेडियो की कार्यप्रणाली कैसी पहले प्रारंभ में रेडियो का संचालन होता था। अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। 1944 से कार्यरत प्रसिद्ध संपर्क एवं चलचित्र समालोचक अमिता ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्यारंभ किया। उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं थीं। तत्पश्चात BBC, CBC एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गईं। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ हैं। चलचित्र, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनों और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती हैं। आकाशवाणी AIR ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से समाचार, सामयिक विषय और विकास पर चर्चाएं होती थीं। वाक से तत्कालीन युग चेतना का पता चलता है। आकाशवाणी के समाचार
प्रसारणों के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल विविध भारती भी था, जो अब भी है, जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्यतः हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया, जो जल्द ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए एक कमाऊ चैनल बन गया। आप देखेंगे आकाशवाणी के प्रसारणों से कुछ अंतर हुआ। 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी, तो आकाशवाणी ने ही देहातों में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया। वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही। इन प्रायोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। इन कार्यक्रमों की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे, जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था, जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। ये लिया गया है स्रोत जो दिया गया उल्लेख इसमें। भारतीय फिल्मी गानों और वाणिज्यिक विज्ञापनों को निम्न स्तरीय संस्कृत माना जाता था, तो उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसलिए भारतीय श्रोताओं ने भारतीय फिल्मों, संगीत, वाणिज्यिक और मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए अपने शॉर्ट वेव रेडियो सेटों को रेडियो सिलोन, जो पड़ोसी देश श्रीलंका से प्रसारित होता था, और रेडियो गोवा, जो गोवा से प्रसारित होता था, जहां उन दिनों पुर्तगाली शासन था, से जोड़ लिया। भारत में इन प्रसारणों की लोकप्रियता ने रेडियो सुनने और रेडियो सेटों की बिक्री को बहुत बढ़ा दिया। उन दिनों रेडियो सेट खरीदते समय ग्राहक बेचने वाले से यह अवश्य सुनिश्चित कर लेता था कि उस सेट से रेडियो सिलोन या रेडियो गोवा के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं या नहीं। अपने बुजुर्गों से विविध भारतीय कार्यक्रमों के बारे में पूछे, कौन सी पीढ़ी उन्हें याद करती है, देश के किस भाषा में ये कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय थे, उनके अनुभवों पर चर्चा करें। श्रोताओं के अनुरोध के बारे में अपने अनुभवों के साथ उनके अनुभवों की तुलना करें। जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय आकाशवाणी AIR के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशनों की आधारभूत संरचना थी, जो महानगरों में स्थित थे। देश के 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली। यह भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रेडियो सेटों की ऊंची कीमत थी। लेकिन 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई, तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर बिजली के बजाय बैटरी से चलने लगा और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। ये दो विविधताएं और आकाशवाणी का विस्तार। यह एक रोचक तथ्य है कि दोनों और विविधताओं के कारण आकाशवाणी के क्रियाकलापों में विस्तार हुआ। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इकाई की स्थापना की। अगस्त 1971 में जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा, तो समाचार सेवा प्रभाग ने 6 बजे प्रातः से मध्य रात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। फिर 1991 के एक और संकट में राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद ही आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम उठाया। साथ ही उसकी कीमतें भी बहुत घट गई। रेडियो के बारे में बताया जा रहा है, वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि लगभग 11 करोड़ परिवारों, भारत के संपूर्ण घर परिवारों के 2/3 भाग में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। उनमें से 1/3 से भी अधिक घर परिवार ग्रामीण थे। टेलीविजन भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पहले, यानी 1959 में टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया गया था। आगे चलकर अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग साइट के अंतर्गत टेलीविजन के 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किया। शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे तक 2400 टीवी सेटों पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। इसी बीच दूरदर्शन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविजन केंद्र स्थापित कर दिए गए। तत्पश्चात एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोल दिए गए। प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने
बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचारों, बच्चों, महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम शामिल थे। जब कार्यक्रम वाणिज्यिक हो गए और उनमें इन कार्यक्रमों के प्रायोजकों के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे, तो लक्ष्यगत दर्शकों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हो गई और जो नगरीय उपभोक्ता वर्ग के होते थे, दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविजन प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। वर्ष 1984-85 के दौरान टेलीविजन ट्रांसमीटर की संख्या देश भर में बढ़ गई और फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया। यही वह समय था जब हम लोग 1984-85 और बुनियाद 1986-87 जैसे सोप ओपेरा प्रसारित किए गए। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित किया, जैसे कि आगे चलकर रामायण 1987 से 88 और महाभारत 1988 से 90 महाकाव्यों के प्रसारण से भी हुआ। आज टेलीविजन उद्योग की स्थिति यह है कि ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीवी बाजार है। दूसरा, उद्योग विभाग के अनुमान के मुताबिक मार्च 2016 तक मौजूदा 2841 मिलियन घरों में 18.1 करोड़ के आसपास टेलीविजन सेट हैं, जो केवल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाओं, दूरदर्शन के एक स्थलीय टीवी नेटवर्क के अतिरिक्त आईपीटीवी सेवाओं के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के विभिन्न लोगों से मिलें और पता लगाएं विद्यार्थियों के लिए है कि 1970 और 1980 के दशक में टेलीविजनों के कार्यक्रमों में क्या दिखाया जाता था। क्या उन लोगों में से बहुतों को टेलीविजन उपलब्ध था? ये जो अभी सीरियल बताया गया आपको, हम लोग और बुनियाद, ये सब हम लोग एक निर्णायक मोड़, हम लोग भारत का सबसे पहला लंबे समय तक चलने वाला सोप ओपेरा था। इस नए सबसे पहले पथ प्रदर्शक कार्यक्रम ने मनोरंजन संदेश में शैक्षिक अंतर्वस्तु का जानबूझकर समावेश करते हुए मनोरंजन शिक्षा के संयुक्त रणनीति का उपयोग किया गया था। हम लोग के करीब 186 कथांश एपिसोड 1984-85 के दौरान 17 महीनों तक हिंदी में प्रसारित किए गए। इस टेलीविजन कार्यक्रम ने सामाजिक विषयों जैसे लैंगिक यानी स्त्री पुरुष समानता, छोटा परिवार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 22 मिनट के प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक विख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार 30-40 सेकंड के एक उपसंहार के रूप में उस एपिसोड से प्राप्त सबक को संक्षेप में प्रस्तुत किया करते थे। अशोक कुमार नाट्य प्रसंगों को दर्शकों के दैनिक जीवन से जोड़ते थे, जैसे उन्होंने एक निंदनीय पात्र जो शराब पीता था और अपनी बीवी से मारपीट करता था, पर टिप्पणी करते हुए दर्शकों से यह पूछा कि आपके विचार में बसेसर राम जैसे लोग इतनी ज़्यादा शराब क्यों पीते हैं और फिर बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? शराब पीने की लत को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंगल एवं रोजर्स 1989। हम लोग के दर्शकों के बारे में अध्ययन करने से दर्शक वर्ग के सदस्यों एवं उनके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि के परासामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। जैसे हम लोग के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवास कक्षों के एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपने दैनिक कार्यों में यथोचित परिवर्तन कर लिए थे। अन्य कई व्यक्तियों ने बताया कि वे टेलीविजन सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे, जैसे बढ़ की चिंता मत करो, जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो। हम लोग को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 30% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। इस सोप ओपेरा का एक असामान्य पक्ष यह था कि दर्शकों से इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुआ करते थे। वे इतने अधिक होते थे कि उनमें से अधिकांश तो दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले भी नहीं जा सकते थे। ये उस समय की एपिसोडों के बारे में बताया जा रहा है, सीरियलों के बारे में। हम लोग के विज्ञापनों ने एक नए उत्पाद मैगी 2 मिनट नूडल्स को बढ़ावा दिया है, जो टेलीविजन के विज्ञापन की शक्ति और दूरदर्शन के वाणिज्यीकरण के प्रारंभ होने को दर्शाता है। मुद्रण प्रणाली, प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम के प्रारंभ और सामाजिक सुधार आंदोलन
के प्रसार तथा राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों में उसकी भूमिका के बारे में जाना जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा। इसके लिए वह विकासात्मक मुद्दों को उठाता, बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहा। संक्षिप्त उदाहरण आपको प्रिंट मीडिया की उस वचनबद्धता से अवगत कराएगा। मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सौभाग्यवश वह समय समाप्त हो गया। 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। भारत अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने स्वतंत्र मीडिया पर तर्क संगत या समर्थनीय गर्व कर सकता है। आप देख लीजिए, भारत में पत्रकारिता को एक अंतरात्मा से प्रेरित कार्य माना जाता था। जब स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में तेजी आई और एक आधुनिक रूप धारण करते हुए समाज में जीवन निर्माण के लिए नए शैक्षिक अवसर उत्पन्न हुए, तो देशभक्तिपूर्ण और सामाजिक सुधार के आदर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर उत्कृष्ट प्रभावशाली युवजन पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुए। जैसा कि अक्सर ऐसे कामों में हुआ करता है, इस आजीविका में पैसा बहुत कम था। इस आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में रूपांतरित होने में लंबा समय लगा। एक रूपांतरण हिंदू जैसे समाचार पत्र के रूप में आय परिवर्तन से प्रतिबिंबित होता है, जो प्रारंभ में विशुद्ध सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवा भाव को लेकर चला था, पर आगे चलकर व्यापारी उद्यम में बदल गया। हालांकि उसमें सामाजिक और जनसेवा का भाव भी रहा। आप देखें, मीडिया को अभी बताया गया। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंध संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक ऐसे औपचारिक संस्थात्मक संगठन की आवश्यकता होती है, और यह भी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार संरचनात्मक तथा विषय वस्तु की दृष्टि बदलता रहता है। अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा कार्य शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समयों पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती। कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है। कुछ अन्य स्थानों पर बाजारों को भारत में एक स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तनों का परिणाम स्वरूप यह बहस बिछड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। अगले भाग में हम इन नई बातों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों को बता दें, जनसंपर्क साधन और जनसंचार का यह प्रथम भाग यहीं पूर्ण होता है, और इसका शेष हिस्सा अर्थात दूसरे भाग पर अगले अंक में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे।